आपके किए कामों पे ये योगी जी की सरकार रंगाई पुताई नहीं कर पाएगी और आज वही स्थिति है। जब 2022 में आपकी सरकार सत्ता में नहीं आ पाई तो लोग ये कहते हैं इसकी वजह ये रही कि जब सपा सरकार आती है तो गुंडागर्दी ज्यादा हो जाती है। बरेली का कौन सा थाना ऐसा है जिसमें बीजेपी ने थाने में घुसकर तांडव नहीं किया? तो ये बात सही है कि ये लोग पैसे से चुनाव जीतते हैं, पैसे से भी जीतते हैं, छल कपट से जीतते हैं, बेईमानी से जीतते हैं। चुनाव लड़ा था उस वक्त की भाजपा में और आज की भाजपा में आप क्या फर्क देखते हैं? आज के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, बरेली से लगा एक छोटा सा ग्राम है अहमदाबाद और उसकी तहसील है नवाबगंज। वहाँ पर एक जन्म हुआ था और वो जन्म ऐसे हुआ था कि वो इतिहास में भी दर्ज होगा। जी हाँ, आपका जो नेचर है वो ऐसा है, सरल स्वभाव का। राजनीतिक जीवन की यात्रा भी आपने वहीं से शुरू करी और छात्र राजनीति से आप सक्रिय राजनीति में आ गए। अब तक आप समझ गए होंगे कि मैं बात किसकी कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ श्री भगवत शरण गंगवार जी की। बहुचर्चित नेता हैं, नेता कम है, सरल स्वभाव के व्यक्ति ज़्यादा हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे ही बीच के बंदे हैं जो इतनी राजनीतिक सफल यात्रा उन्होंने करी है। तो आपको उनके जीवन के छिपे राज और भी जानने का मौका मिलेगा कि किस तरह से, क्योंकि कोई भी सफल राजनीतिक व्यक्ति बिना संघर्ष के नहीं बनता। हम आजकल ये सोचते हैं कि आज पार्टी ज्वाइन करी कल विधायक बन जाएंगे, तो किस तरह से विधायक बनते हैं, क्या संघर्ष भरी कहानी उनकी होती है, यही कुछ आपको जानने को मिलेगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जैसा मैंने कहा कि आपका एक सफल राजनीतिक जीवन है, तो जो आपने सबसे पहला इलेक्शन लड़ा था वो कब लड़ा था और कितने इलेक्शन लड़े आपने? मैंने इलेक्शन तो बहुत लड़े जी। और पहला इलेक्शन लड़ा था 1991 में विधानसभा का, नवाबगंज से जी। और वो इलेक्शन, एक इलेक्शन में 3 इलेक्शन लड़ने पड़े। पहली बार में एक प्रत्याशी की हत्या हो गई जी। तो इलेक्शन पोस्टपोन हो गया। दोबारा फिर डेट लगी, इलेक्शन शुरू हुआ, तब राजीव गांधी जी की हत्या हो गई, फिर पोस्टपोन हुआ। मैं तीसरी बार में फिर जब इलेक्शन लड़ा तो मैं बहुत बम्पर वोटों से जीता था पहला इलेक्शन। यानी बम्पर का मतलब लगभग 53% वोट एक तरफा मुझे मिले थे उस चुनाव में जी। और 43 कैंडिडेट लड़े थे। बैलेट पेपर इतना बड़ा था जी। 43 कैंडिडेट, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा वोटों से जीता। 53% वोट लेके 53% वोट अकेले मुझे मिले और बाकी सारे प्रत्याशियों को मिले 47%। जी। तो मैं करीब 13वां चुनाव अभी लोकसभा का लड़ा हूँ। 13वां चुनाव? 13वां चुनाव। तो इसमें से कितने आपने जीते थे? मैंने विधानसभा का 91, 93, 96, 2002, 2007 और 2012, जी। इसमें से एक चुनाव मैं हारा था पहले, 96 का। अच्छा। और इधर 17, 24, 22 और 19 और 24, ये 4 इलेक्शन हारा इधर के। और इससे पहले एक 9 में और लोकसभा का चुनाव हारा था। 3 चुनाव लोकसभा के लड़ चुका हूँ। और वैसे मुझे पब्लिक पसंद करती है क्योंकि मेरी अपनी सोचें हैं जो हैं, वो हमेशा पब्लिक के साथ रहता हूँ। उनके दुख दर्द में साथ रहता हूँ। उनके दुख दर्द मिटाने, कैसे मिटें, इसके लिए लगातार कहना चाहिए, सतत संपर्क करता रहता हूँ। जी जी। मैं लोगों के दुख दर्द मिटाने के लिए अपने नेताओं से कई बार लड़ा। अच्छा। यहाँ तक कि एक बार मैं इस्तीफा दे के चला आया था जनता की खातिर। जनता की खातिर। वो 1992 में माननीय श्री कल्याण सिंह जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मैं बीजेपी में ही था, सरकार थी। तो मैं लिख के ले गया, मैंने उनसे 2 काम मांगे थे। एक डिग्री कॉलेज नवाबगंज में था नहीं और बहुत बड़ी आबादी का क्षेत्र है, और एक किसानों के लिए चीनी मिल। अच्छा।
तो बोले हो जाएंगे, इतनी भी उत्सुकता क्या है। तो मैंने कि अगर चीनी मिल और डिग्री कॉलेज नहीं तो फिर भगवत भी एमएलए नहीं। अच्छा। तो वो बहुत सीरियस हो गए, बोले जाओ बेटे। मेरी उम्र भी उस समय बहुत कम थी, तो उनने हाँ कर दी और इत्तेफाक से चीनी मिल का लाइसेंस तो उन्होंने 20 दिन के अंदर सैंक्शन करा दिया था ओसवाल ग्रुप का। और डिग्री कॉलेज के लिए एक टीम भेज दी, यहाँ सारी सर्वे वगैरह हो गई थी, लेकिन बीजेपी की सरकार मंदिर मस्जिद के झगड़े की वजह से चली गई, तो वो काम अधूरा रह गया। 93 में मानवर नेताजी की सरकार बनी, तो वहाँ से मिल पाना मुश्किल था, तो प्राइवेट सेक्टर में डिग्री कॉलेज खड़ा कर दिया जी। झोली फैला के अपने नवाबगंज के बेटे और बेटियों के लिए बहुत पैसा इकट्ठा किया और कई करोड़ की बिल्डिंग इकट्ठी बनवा दी और सारे काम पूरे करके डिग्री कॉलेज की शुरुआत मैंने 96 में करवा दी थी। तो यहाँ से कहना चाहिए सफ़र शुरू जी, हुआ। जी, जी। और एक ही सपना जागते सोते कि नवाबगंज कैसे मजबूत हो, नवाबगंज के बेटे और बेटियां कैसे पढ़ें जी। और ऊंचाइयों को छुएं। हमारा नवाबगंज और बरेली ऊंचाइयों को छुए, लोग कहें कहना चाहिए कि यहाँ क्या बात है। और आज वही बात है कि मेडिकल के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ा जाए। मैंने बहुत काम किया एजुकेशन के लिए और आज लोग कहते हैं क्या भगवत जी आपने डॉक्टर बनाने की कोई फैक्ट्री उक्ट्री लगा ली? हाँ, ज्यादातर डॉक्टर देखते हो नवाबगंज से ही आते मेरे हैं। अपने गांव में 19 डॉक्टर हैं। आपका योगदान? एक आयुर्वेद और 18 MBBS। और नवाबगंज में जैसे रिजल्ट निकलता है MBBS का, लिस्ट निकलती है, तो इस जिले में नहीं बल्कि मैं तो कहूँगा पूरे उत्तर प्रदेश में ग्रामीण अंचल में नवाबगंज ही सबसे आगे होता है। जी हाँ। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे जी। हूँ। आप किस तरह से बच्चों को सहायता करते हैं या कैसे योगदान देते नहीं, जैसे हमारे यहाँ एक श्री कृष्णा इंटर कॉलेज था, है अभी भी जी। उसके प्रधानाचार्य श्री अशोक शर्मा जी की रुचि थी कि बच्चे ऊंचाइयाँ छुएं। हम और वो यानी हमें उनके विचार अच्छे लगे, हम भी ऐसे ही आदमी की तलाश में थे। तो वो जो कहते गए हम उस विद्यालय के लिए वही करते गए। आप ताज्जुब करेंगी, हमने उसमें 31 हॉल बनवाए। अच्छा। जब पहले विधायक निधि तो थी नहीं, तो लोगों से इकट्ठा करके बनवा देते थे पैसा। 4 लैबें बनवाई। सबसे पहले कंप्यूटर की लैब इसलिए बनवाई, सब्जेक्ट की तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की होती हैं जी। कंप्यूटर की लैब बनवाई, 50 कंप्यूटर दिए उन्हें कि बेटों को स्टडी करने के लिए कि वो पूरे विश्व की स्टडी करें अपने मेडिकल क्षेत्र के लिए। और ये उनसे निवेदन किया ये कॉलेज रात को भी खुलेगा स्टडी के लिए बच्चों की। अच्छा। तो बच्चे आते थे, वहाँ बैठते थे, जो उन्हें पुस्तकें नहीं खरीद मिलती थी तो वो उन कंप्यूटरों से कहना चाहिए स्टडी करते थे। जी जी। डिग्री कॉलेज बनवाए 2, कन्या इंटर कॉलेज बनवाए 2, जैसे सेथल है हमारे यहाँ। कन्याएं हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन बेटियां नहीं पढ़ पाती थी क्योंकि वो बच्चों छात्र यानी लड़कों के स्कूल में जाती नहीं और बेटियों का स्कूल नहीं। हाँ। तो हमने वहाँ इंटर कॉलेज बनवा दिया। हमने बेटियों को पढ़ना चाहिए जी। आज वहाँ की बेटियाँ और बेटे यानी एजुकेशन में बहुत आगे हैं। तो ये सिलसिला शुरू मैंने पहली बार में ही कर दिया था कि नवाबगंज कैसे विकसित हो। एक सपना था कि जिस परिवार के बेटे और बेटी पढ़ जाते हैं वो परिवार फिर किसी मामले में कमज़ोर नहीं रहता। बिल्कुल बिल्कुल। और ये स्थिति आज नवाबगंज की है कि अगर आप चले जाएं तो कोई छप्पर नहीं, कोई खपरेल नहीं। अगर 10 बीघे ज़मीन है जिसके, तो चीनी मिल और भी बहुत सारे काम किए। चीनी मिल की वजह से ख़ास तौर से सारे खपरेलें और छप्पर हट गए। रोज़गार मिला? रोज़गार नहीं, गन्ने का रेट मिल गया। अच्छा। पहले गन्ना बिकता था उनका आधे रेट में। अगर गवर्नमेंट का रेट है 70 रुपए तो उन्हें मिलते थे 30 रुपए।
अच्छा। चीनी मिल लगी तो उन्हें मिलने लगे 70 रुपए क्विंटल। तो ये सारी चीज़ें थी, तो उससे लोगों का आर्थिक समस्याओं खत्म होती चली गई। आप 5 बार विधायक रह चुके, आज आप सपा से ताल्लुक़ रखते हैं। 1991 और 93 में आप भाजपा से ताल्लुक़ रखते थे। तो उस वक्त जब आपने चुनाव लड़ा था, उस वक्त की भाजपा में और आज की भाजपा में आप क्या फ़र्क देखते हैं? जैसे अटल जी के लिए आज भी कहना चाहिए, कोई बुरा नहीं कह सकता। आडवाणी जी के लिए कोई भी कहना चाहिए, कह नहीं सकता, उंगली नहीं उठी कभी भी। कल्याण सिंह, ये सब इस देश के तो नेता थे ही थे, लेकिन इन लोगों का विदेशों में भी कहना चाहिए नाम था। तो ये लोग और आज के लोगों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। ये लोग समाज के लिए और राष्ट्र के लिए काम करते थे। जी जी। और ये सब अपने लिए काम करते हैं। सब अपने लिए। जैसे कोई पूछे आज के प्रधानमंत्री से कि वो कोरोना काल में पीएम फंड में जो पैसा जमा किया गया था, वो पैसा कहाँ है? और यही नहीं, उसके लिए ने क्या क्या नहीं किया। जब लोगों ने चर्चाएं शुरू की और उसका हिसाब मांगना चाहा, तो इन्हें स्पेशल सत्र बुलाया लोकसभा का 8 दिन के अंदर, और उसमें पास कर लिया कि इस धन के बारे में, इस जमा पूंजी के बारे में कोई भी किसी को भी आईटीआई या किसी में कोई कहना चाहिए किसी उसके तहत सूचना का अधिकार नहीं है। तो जहां इस तरीके की मानसिकता, तो जमीन आसमान का अंतर है। जी जी। वो धरातल की बातों को समझते हुए और लोगों के साथ बैठ के चिंता करके, मनन करके, लोगों की आवश्यकताओं के हिसाब से काम करते थे, और ये सब अपने लिए करते हैं। आपने भाजपा छोड़ के सपा को उस टाइम क्यों चुना था सर? ऐसा था, मैं भाजपा में भी बहुत एक्टिव था, और मुझसे बड़े बड़े नेता, मुझे सब ये बड़े बड़े नेता, अभी मैंने 2-3 के नाम लिए, ये ही नहीं, और बहुत सारे लोग मुझे सब जानते थे। मैं एक्टिव बहुत था, मेरी वजह यही थी, और बेबाक बोलने की आदत थी, बेबाक बिल्कुल। यानी अगर गलती होती थी तो मैं कह देता था। मैं आज भी कह देता हूँ, मैं नहीं डरता क्या होगा, क्योंकि मुझे इस बात की मैं सही बात कहूँ तो जिन लोगों को अपेक्षाएं होती हैं वो डरते हैं। बिल्कुल। मुझे कोई अपेक्षा नहीं, बस एक ही अपेक्षा रहती है जी। कि ईश्वर ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है, मैं उस जिम्मेदारी में खरा उतरूं, और जब यहाँ से जाने का इंतजाम हो तो मुझसे ऊपर वाला भी कहे कि तुमने मेहनत बहुत की है। अच्छा सर, इतना बड़ा राजनीतिक, सफल राजनीतिक जीवन है, तो कितना संघर्ष रहा होगा? कुछ अपने संघर्ष के बारे में बताइए। नहीं, हमारा नवाबगंज तो जैसे हमारे यहाँ 2 विकास खंड हैं। भतपुरा का नंबर विकास में 15वां था, 15 ब्लॉक है पूरे जिले में। यानी सबसे लास्ट में भतपुरा था। नदियाँ ना, कहीं पुल ना, कहीं रास्ते ना कुछ। उन लोगों के जीवन को देख के बड़ा बुरा लगता था। आज की तारीख तो अब तो बहुत समय हो गया, मैंने बहुत जल्दी, यानी 8-10 साल के अंदर मैंने वो सारी ज़रूरतें जो थीं उन्हें पूरा कर लिया। और पूरा ऐसे नहीं, मैं जब लखनऊ जाता था तो मेरी बगल में फाइलें होती थी, चाहे आंधी हो, बरसात हो, गर्मी हो, पसीना चूता रह जाता था। संपन्नता, घर वाले तो मेरे सब बहुत संपन्न थे, लेकिन सब लोग अलग अलग हो गए थे। मैं घूमता भी था लोगों की समस्या के लिए जब एमएलए नहीं था जी। और मुझे परेशान आदमी नहीं देख मिलता था। अगर मेरी जेब में कुछ भी है और उसे ज़रूरत है तो मैं खाली जेब चला आता था। यही वजह रही कि आप राजनीति में आगे बढ़ते चले गए? तो मन में, असल में नेताओं में है क्या, जहाँ कर्तव्य निष्ठता की ज़रूरत है वहीं मन में दर्द की भी ज़रूरत है। जिस राजनेता में दर्द नहीं है वो पैसे से 1 बार 2 बार जीत सकता है, लेकिन वो इस स्थिति में, यानी जिसे सब पसंद करें, चाहे
सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ये नहीं हो सकता। जी। मुझे तो आज भी कहना चाहिए, कुछ लोग ऐसे होंगे जरूर जिनसे कभी भूल चूक में या वो कोई उद्दंडता कर रहे हों तो मैंने उन्हें डांट दिया हो इसलिए नाराज हूँ। वैसे मुझसे कोई मेरे बारे में कोई गलत बात नहीं कर सकता। जी जी। नवाबगंज हो चाहे बरेली हो, और मेरी कोई बुराई भी नहीं जी कर सकता, क्योंकि मैंने ऐसी काम ही नहीं किया। आपके परिवार में कभी कोई राजनीति में था? नहीं, परिवार में कोई राजनीति। हमारे जो छोटे अंकल जी, बाबूजी जमुना प्रसाद जी, वो रुचि रखते थे और वो सोशलिस्ट पार्टी में थे उस समय। अच्छा। हाँ, ये सन 60 से पहले की बात है। जी जी। सर, बरेली में सुना है कि आपने कुछ काम कराए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। बरेली में हमने बहुत काम कराए हैं। जी, जब आप स्वास्थ्य मंत्री थे तब की बात है? नहीं, उस समय भी कराए हैं, उसके बाद में भी कराए हैं, बगैर मंत्री रहते हुए भी कराए हैं। जी। जैसे आज बरेली में ओवर ब्रिजों का जाल जैसा बना हुआ है। हाँ, जिस सड़क पे जाएं आपको ओवर ब्रिज मिल जाएगा। इसमें से IBRI वाला पुल, इज्जत नगर का पुल, सादाना पुल, अच्छा, ये सब मेरी मर्जी, मेरे प्रयासों से मेरे लेटर हेड पर सैंक्शन है। ये तो हमें पता ही नहीं था। नहीं, मेरी आदत नहीं कहना चाहिए किसी बात को, अपने काम को बखान करना। जैसे मैं नवाबगंज के लोगों से पूछ लेता हूँ कभी कभी, वो भी हजारों की संख्या में, जी, कि बताओ तुम्हें कौन सी चीज़ की अब आवश्यकता है, तो लोग जल्दी बोल नहीं पाते। अच्छा, हो गया सारा काम वहाँ पे? बहुत काम हुआ है। मैं अगर ये कह दूं हाँ जी, कि उत्तर प्रदेश में जी, सबसे ज़्यादा नहीं तो किसी से कम काम नहीं हुआ होगा इतने वर्षों में। यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बारे में भी मैंने सुना है कि वहाँ भी आपने काम हाँ, कराया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में CT स्कैन जी, लगा, वो भी उसी प्रोजेक्ट में था। एक बहुत बढ़िया कहना चाहिए ये अल्ट्रासाउंड, और छोटे बच्चों के लिए इसमें नर्सरी भी बनी थी। अच्छा, थैलीसीमिया वार्ड बन पाया क्योंकि कुछ ऐसा इत्तेफाक रहा। मेरा एक दिल्ली के छावड़ा जी, उनसे मुलाकात हो गई। वो एक बार आए थे बरेली एक सेमिनार करने, जी, फिर ब्लड कैंप भी लगा था। ये काफ़ी पुरानी बात है। वैसे भी मेरी कहीं ब्लड डोनेशन कैंप लगे और मुझे मालूम पड़ जाए तो मैंने करीब 73 बार ब्लड दिया। अच्छा, 73 बार आपने? मैंने गया बैंक का उद्घाटन करने, तो वहां पे कहना चाहिए ब्लड डोनेशन कैंप भी लगा हुआ है। तो ब्लड पहले आपको देना पड़ गया? ना, पड़ नहीं गया। हाँ, सब मना करते रहे। अच्छा। क्योंकि उस दिन मेरी एज लगभग 55 साल थी, और 55 साल के व्यक्ति का हाँ, नहीं, ब्लड नहीं लेते। हाँ, मैंने यही कि मुझे कहते कुछ नहीं होगा। अच्छा, और मैं अभी 4 महीने पहले मैंने दिया है, तो मुझे कोई वीकनेस वगैरह नहीं मालूम पड़ी। पूरे जीवन में 73 बार ब्लड दिया 73 है? बार मैंने ब्लड दिया। तो ब्लड देने के बाद ऐसा नहीं लगता कुछ कमजोरी हो? नहीं होती, नहीं होती, ब्लड तुरंत कहना चाहिए रिकवर हो जाता है। अच्छा अच्छा। आप भाजपा छोड़कर सपा में आ गए, तो आपसे ये सवाल जानना चाहेंगे कि नेता लोगों की क्या कोई अपनी विचारधारा नहीं होती जो किसी भी पार्टी में जाके समन्वय हो जाता है? नहीं, होती है जी। और अगर जिसके अंदर विचारधारा नहीं है तो वो इंसान नहीं है। विचारधारा ऐसी तो इंसानियत छलकती है। यानी विचारधारा मनुष्य का सही रूप में असली चेहरा विचारधारा है। ऐसा है, जहाँ बीजेपी की बात है, हमारा जो गांव है, परिवार है, उसमें सन 40 से शाखा लगती थी। हम पैदा भी नहीं हुए थे। उसके बाद में 15-16 साल बाद पैदा हुए हैं। हमारे बुजुर्ग लोग कहीं जुड़ गए होंगे किसी RSS के व्यक्ति से, तो शाखा लगती थी 40 से, तो सब भाजपा ही थे ज़्यादातर। हमने भी उसी में होश संभाला, बड़े हम उसी में हुए, तो हम भी उसी पार्टी में थे। लेकिन धीमे धीमे जब राजनीति में आए और खुले मन से, और इत्तेफाक से कहना चाहिए उसी समय मंदिर मस्जिद का बवाल बिल्कुल सर पर चढ़ के बोल लिया था। तो जो उसकी गतिविधियां देखी, जो सोच देखी, जैसे शायद ध्यान हो आपको, पीलीभीत में
कर्फ्यू लग गया था 1983 की बात है शायद, या 85 की। जी। वो व्यक्ति जिसने मांस फेंका था मंदिर और मस्जिद में, वो व्यक्ति अभी इस चुनाव में हमारे पीलीभीत के मिला। वो भी एक ने पर्चे कराया, बोले जो पीलीभीत में कर्फ्यू लगा था बहुत पहले, तो वो इन महाशय का काम है। अच्छा। तो हमें भाई तुमने इतना खराब काम क्यों किया? बोले हम बहुत छोटे थे और हमें कहना चाहिए, संघ वालों ने पकड़ लिया और उन्हें फिरवा दिया। बिना तो ये सब चीजें, कितने लोग मारे गए, कितने लोगों को कहना चाहिए रोटी से महरूम होना पड़ा। जी जी। तो ये सारी चीजें धीमे धीमे समझ में आती चली गई। और एक वजह और थी, वो वजह थी कि जब हम 96 का चुनाव लड़ रहे थे तो हमारी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने अंदर अंदर विरोध करके हमें चुनाव हरवा दिया। अच्छा। तो हमारी समझ में आई कि ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से क्या फायदा है। तो हमने फिर बीजेपी छोड़ के, नेताजी का हमारे पास बहुत पहले से ऑफर था कि गंगवार साहब आप हमारे साथ आ जाओ, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। तो हम नेताजी के साथ चले गए। जी जी। 2000 अक्टूबर 2000 में, बल्कि सितंबर 2000 में, और तब से आज तक वही हैं। प्रयास बीजेपी आज भी करती है, कल भी किए हैं, बहुत ज़्यादा किए हैं, लेकिन लोग हमसे कहते भी हैं क्यों नहीं पुराने घर में आ जाते। लेकिन हम एक ही बात कहते हैं, जहाँ मन में दर्द नहीं हो, बिल्कुल सही। अपनी आवश्यकताओं के लिए लोग दूसरों को आग में झोंक के मार डालना चाहते हो, उस जगह भाई हम नहीं रह सकते। हमने तो प्रेम का सबक सीखा है और प्रेम करते हैं सबसे। हम दावे के साथ कह सकते हैं हम बहुत बड़ी राजनीति में रहे, लेकिन हमने किसी विरोधी का भी आज तक एक तुनका बराबर नुकसान नहीं किया है, तुनका बराबर। और कभी स्वार्थ की बात नहीं करते। लालच अगर किसी ने देखा हो, हम इसे इंटरव्यू के माध्यम से कह रहे हैं, अगर किसी ने भी लालच देखा हो, ये तो बहुत लोग देखेंगे पढ़ेंगे, तो वो जो दंड देना चाहें दे दें, कह दें कि तुम झूठे हो और राजनीति छोड़ दो, राजनीति छोड़ दूंगा। इतनी बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ, मैं बिल्कुल कहना चाहिए, मैं नहीं कहना चाहिए। मुझे ना कोई स्वार्थ है ना लालच है। वैसे भी मेरी रुचि आध्यात्मिक है, मेरी रुचि राजनीतिक नहीं है। लेकिन राजनीति अपने साथियों के लिए, अपने दल के लिए, अपने नेता के लिए और इस देश की, प्रदेश की जनता के लिए करता हूँ। जब आप स्वास्थ्य मंत्री थे तब आपका और भी काम बहुत चर्चा में है कि एक कंपोनेंट प्लांट लगा था। मैंने स्वास्थ्य में, मैंने बताया, मैंने बहुत काम किए। जी। मैंने इस ज़िले में कई CSC, PSC यानी अस्पताल बनवाए। जिन अस्पतालों की बिल्डिंगें जर्जर थीं, वो बिल्डिंगें सही कराई और उनमें सारी सुविधाएं देने का काम किया। जैसे अगर मेरी बात ये, यहाँ के डॉक्टर देखेंगे जो रहे हैं, उसमें के बहुत सारे रिटायर हो गए, लेकिन हैं बरेली में। जी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की सफाई बहुत ख़राब थी। और जब मैं मंत्री बना तो गंदगी देख के मेरा मन, कहना चाहिए, रो पड़ा। तो मैं खुद भी लगा और CMS और CMO साहब साथ थे क्योंकि मंत्री था, और डॉक्टरों की टीम थी। मैंने भाई आज हम लोग श्रमदान करते हैं, तो मैंने पीलीभीत में भी श्रमदान किया। अच्छा। और बरेली में भी एक तरीके से मुझे पकड़ तो लिया मैंने, लेकिन वो ले लिया। लेकिन आज तक उस बात की परंपरा चली आ रही कि सफाई होनी चाहिए अस्पताल में। पहले कूड़ों के ढेर इधर उधर, जे वो रसोई घर में गया तो रसोई घर में वो पड़ी थी खपड़ैल, और जाले लटक रहे थे सर के बराबर तक, और उन जालों को साफ नहीं, मकड़ी खाने में गिरती होंगी मरीजों के। तो बहुत सारे काम किया वो जी, उसकी। जी, जी। जैसे थैलीसीमिया का वार्ड बनवाया। हाँ हाँ। आग लग जाती है तो वो उनका वार्ड बनवाया, साफ सुथरा और बिल्कुल क्लीन। जी। अच्छा, एक बात और है, मैं किसी को, जैसे मैंने एक बात कही, मैं नुकसान नहीं देता। मैंने इतने लंबे समय में, मैं मंत्री 2-3 बार रहा, लेकिन मैंने किसी को पनिश नहीं किया। यानी एक भी अधिकारी, कर्मचारी ऐसा नहीं है जिसे मैंने सस्पेंड कर दिया हो, टर्मिनेट कहने को
वो करने को कह दिया, वो मैं नहीं। हाँ ये ज़रूर है कि उसे समझाते थे और इस हद तक समझाते थे कि उसकी समझ में यानी तोड़ देते थे, समझाते समझाते उसकी जो खराब भावनाएं थी और उन्हें सही कर लेते थे। एक बार अग्नि वार्ड में ही कहना चाहिए गए थे, बाथरूम खोल के देखा, ये मैं तजुर्बे बता रहा हूँ जी। तो बहुत गंदा। तो हमने भाई किसकी ड्यूटी है यहाँ सफाई करने की, बुलवाओ उन्हें। आए तो हमने भाई, तो वो शराब पिए हुए थे, तो हमने ये इनका क्या करें, हमारी जगह कोई और होता सस्पेंड कर दिया होता, लेकिन सस्पेंड करते तो उसके बेटे बेटी पत्नी पीड़ित होते। हाँ। यानी गलती उसकी और पूरा घर पीड़ित होता, रोटी के लाले पड़ते। तो ये तो नहीं किया, तो हम उसे उसी बाथरूम में कुंडी लगा के चले आए। हमने इसे 2 घंटे से पहले मत खोलना, तब तक नशा उतर जाएगा तो इसे एहसास होगा ये खुद सुधर जाएगा कि हम कहना चाहिए। फिर हम दोबारा गए जी। लगभग 15 दिन बाद, तो वो हमसे मिलने आया, माफ़ी मांगी, बोले मैंने साहब शराब छोड़ दी। मैंने अच्छा किया, अब तुम्हारा घर अच्छा पल बस जाएगा। लेकिन सर आपने मेडिकल कॉलेज नहीं बनवाया बरेली में। ऐसा है मेडिकल कॉलेज के बारे में, ये जो 300 बेड का अस्पताल है, मेरी माननीय अखिलेश जी से जब वो मुख्यमंत्री थे तो मैंने उनसे कहा, जब ये बदायूं वाला मेडिकल कॉलेज सैंक्शन हो गया, मैंने सर ये कॉलेज हमारे यहाँ बनना चाहिए। हमारा ज़िला मंडलीय ज़िला है, हाँ। और सारी सुविधाएं और क्षेत्र भी बड़ा है जी। तो बोले नहीं, वो छोड़ो, कहना चाहिए बरेली बनवाना चाहते हैं। हमने ये हर हाल में हम लड़ाई लड़ेंगे आपसे जी। तो बोले अच्छा मैं शुरुआत करे दे रहा हूँ। हाँ। तो मैंने कैसे होगी, बोले मैं एक सर्वे कराता हूँ, जगह कहाँ पर है। तो मैंने जगह मैं बता दे रहा हूँ। मैंने कि मानसिक चिकित्सालय में सैकड़ों एकड़ जमीन है, खाली पड़ी हुई है। तो बोले श्योर, उन्हें तुरंत कहना चाहिए उसकी वो मंगवाई। जी। हम बैठे थे वहीं, बोले बैठो 10 मिनट। साहब 10 मिनट में सारा डिटेल पहुंच गया। तो बोले इसे 300 बेड का अस्पताल सैंक्शन करते हैं, केवल पढ़ाने के लिए कमरे और प्रोफेसरों के रहने के लिए, ये 2 चीज़ें रह जाएंगी। ये अगली बार कर देते, अब तो चुनाव होने वाला है, तो ये लास्ट टाइम की बात है। तो बोले चुनाव हम नहीं जी सर, लेकिन अगली बार में सरकार नहीं बनी, इसलिए मेडिकल कॉलेज रह गया, 300 बेड का अस्पताल बन गया हमारी सरकार के इस समय में जी। लेकिन इस सरकार को आज 10 साल होने जा रहे हैं, करीबन 8 साढ़े 8 साल हो गए जी। और 8.5 साल में ये इस अस्पताल को पूरी व्यवस्था के तहत चला नहीं पाए। इसके 73 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे, 13 करोड़ का सामान आना था और 60 करोड़ रुपए की बिल्डिंग और कुछ जो इंस्ट्रूमेंट नहीं, इंस्ट्रूमेंट के लिए तो 13 करोड़ था। अच्छा। जैसे बेड है या अच्छा। लेकिन ये सरकार 8 साल में भी व्यवस्थित नहीं कर पाई, आज तक कुछ नहीं है। तो इस सरकार को तो हमने एक बात कही थी, एक कार्यक्रम में अखिलेश जी का था, होली मिलन का जी। तो वो बोलते बोलते बात आ गई सरकारों के ऊपर। तो हमने मानवर आपको भी बहुत दुख होगा, क्योंकि कभी कभी हमें भी दुख होता है। हम जो काम कराते हैं वो काम तो हो गया कंप्लीट, लेकिन अगले जो आते हैं वो कुछ पुताई रंगाई तक नहीं कर पाते। हमने आपके किए कामों पे ये योगी जी की सरकार रंगाई पुताई नहीं कर पाएगी और आज वही स्थिति है उत्तर प्रदेश की, दावे के साथ। लेकिन लोगों की समझ ही नहीं है। चंद राशन के लिए, चंद पैसों के लिए अपना जमीर बेच देते हैं, अपने बेटे बेटियों के लिए सही काम करने वाले को हटा देते हैं और ऐसे नालायक और निकम्मे लोग कहना चाहिए बैठ जाते हैं, जिन्हें धरातल की ना जानकारी है और ना धरातल से जुड़े काम करना चाहते हैं, जानकारी भी नहीं है। आपने अभी 24 का जब मैंने मेरे यहाँ से ज़्यादा यानी पूरे उत्तर प्रदेश में बेसिक एजुकेशन के प्राइमरी से लेके 8th क्लास तक के विद्यालय जितने हैं पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है। अच्छा। नंबर 1। उसके बाद मैंने बाद में हायर सेकेंडरी स्कूल और इंटर कॉलेज बनवाए।
जनता को काम की कदर नहीं क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हालांकि मैं प्रचार प्रसार, मैंने जो लास्ट उसमें 17 वाले उसमें 12 से 17 कई इंटर कॉलेज बनवाए। वो इंटर कॉलेज अभी तक सही नहीं शुरू हुए। किसी में 2 अध्यापक हैं, किसी में 3 हैं, जबकि इंटर कॉलेजों में तो 10-12 से कम की टीम ही नहीं होती है। डिग्री कॉलेज केवल 2-3 लोगों से चल लिया है जी। गवर्नमेंट के डिग्री कॉलेज बनवाया। ये सब विद्यालय जो हायर सेकेंडरी इंटर बनवाए ये सब गवर्नमेंट के हैं, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। तो बिना काम के ये सरकार कैसे रिपीट हो रही सर? बेवकूफ़ बना देते हैं। हिंदू मुसलमान की बात छेड़ देंगे और धर्म की राजनीति कर रहे हैं, केवल मूर्ख बनाने के अलावा कुछ नहीं। देश की क्या स्थिति है आज जी, कोई चर्चा नहीं, सारे आंकड़े झूठे आते हैं पेपरों में। बहुत दुख है। लेकिन पता आपने नहीं, जब सर 24 का इलेक्शन लड़ा तो आपका एक बयान था कि अगर वरुण गांधी यहाँ से लड़ते हैं पीलीभीत से तो मैं अपनी सीट छोड़ दूंगा। क्या कहें, भाजपा प्रेम अभी भी था क्या? नहीं, वरुण गांधी का भाजपा से कोई लेना देना नहीं। अच्छा। और ये तो मुझे मालूम था कि उन्हें भाजपा टिकट नहीं देगी, लेकिन कहीं से भी लड़ सकते थे। वो तो अब मानवर अखिलेश जी से कह देते हाँ कि भाई मैं लड़ूंगा। अब अगर वो कह देते मैं लड़ूंगा तो मेरी क्या स्थिति होती? जो आप बोल रही हैं वही तो होती। हाँ वही तो होती। मैं इतना दूर की तो सोचता हूं। हाँ। तो मैंने उनसे ये कहा था कि पहले आप बात कर लीजिए, उसके बाद मेरा टिकट डिक्लेयर करना। अच्छा। मेरी ये बात हुई थी मानवर अखिलेश जी से। अच्छा। और वैसे भी मैं बताऊंगा आपको, मुझे सब लोग जानते हैं, वरुण जी भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, मैं उनके साथ उठा बैठा भी हूं। तो मैंने इसलिए कहा। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात थी, वरुण जी का जो परिवार है वो इस देश का सबसे बिल्कुल प्रथम पंक्ति का कहना चाहिए परिवार है राजनीति में। अगर राजनीतिक लोग हम जैसे छुटभइये इतने बड़े परिवार को अगर सम्मान नहीं देंगे, ये भी तो एक नैतिकता की बात है। भाजपा कहती है वो राजकुमार हैं, चांदी के चम्मच में खाते हैं। वो क्या कह दें, किसी भाजपा के व्यक्ति के सामने अगर आपने कह दिया कि मोदी जी सूट कितने का पहनते हैं तो किसी के पास कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं है। मोदी जी क्यों 48,000 करोड़ रुपए कोरोना फंड का दाब गए, इसका किसी के पास जवाब है? लेकिन मैं ये बात दावे से कह सकता हूं कि ये लोग पब्लिक का नुकसान नहीं कर सकते। अगर आप आज तक की केंद्र की सरकारों में देखें तो जितने प्रधानमंत्री हैं, हर प्रधानमंत्री ने लगभग अकेले मोदी को छोड़ के, और वो भी ये 10 साल रहे, जो लोग 8-10 महीने रहे उनने तक पब्लिक सेक्टर में कोई ना कोई बड़ी फैक्ट्री यानी बड़े बड़े काम किए। जवाहरलाल नेहरू ने तो कितना किया है इस क्षेत्र में जिसकी गिनती नहीं है। इंदिरा गांधी का भी वही हाल है। लेकिन मोदी साहब ने कहना चाहिए गरीबों के लिए, उस क्षेत्र को, जिस क्षेत्र में पब्लिक सेक्टर का कोई बन जाता है तो उस क्षेत्र की तरक्की हो जाती है। यानी परिवारों की, आदमियों की, बच्चों की तो होती है, लेकिन क्षेत्र की जैसे सड़कें बन जाएंगी, बत्ती लग जाएगी, तो लेकिन कुछ नहीं। आज तक 10 साल हो गए, 11वां साल भी खत्म होने जा रहा है, लेकिन उनका एक भी काम इस क्षेत्र में नहीं है। अभी जब आपने इलेक्शन लड़ा तो बीजेपी के जो कैंडिडेट थे उससे आप नहीं जीत पाए। लोग ऐसा कहते हैं कि भगवत शरण गंगवार जी ने पैसा खर्च नहीं किया, जतिन प्रसाद ने पैसा बहुत खर्च किया। नहीं, तो क्या इलेक्शन पैसों से लड़ा जाता है सर? आज की स्थिति, इस बीजेपी ने पूरा हिंदुस्तान का ताना बाना फेल कर दिया जी। और इनने पैसे के दम पे, इसीलिए इनके संबंध कारपोरेटर परिवारों से हैं और लेते थोड़ा हैं और सरकार का पैसा बहुत बड़ी तादाद में देते हैं। इनके एक बड़े लीडर ने, हिंदुस्तानी स्तर के लीडर ने जी, एक जगह एक पुस्तक में लिखा है
कि यदि कभी सत्ता हाथ लगे तो देश की धन संपत्ति, जंगल और जमीन, बड़े बड़े प्रतिष्ठान अपने विश्वसनीय 8-10 धनी लोगों को सौंप दो और 95% जनता को भिखारी बना दो। 7 जन्मों तक आपकी सरकार रहेगी। यही शब्द है बिल्कुल A to Z। इसी पर काम कर रहे हैं ये लोग। इसी पे काम कर रहे हैं, क्योंकि सत्ता चाहिए इन्हें, तो झूठ बोलने से लेके और कोई काम नहीं इनका। तो ये बात सही है कि ये लोग पैसे से चुनाव जीतते हैं। पैसे से भी जीतते हैं, छल कपट से जीतते हैं, बेईमानी से जीतते हैं। और मैं एक बात और कहूँगा जी, जैसे पिछली बार जो बेईमानी की उस पर सबकी नज़र हो गई, अगली बार में ये और अलग से बेईमानी ढूंढ के ले आएंगे। यानी इतने जबरदस्त नई नई तरकीबें, धूर्त तो मक्कार हैं जी, कि ये नई नई तरकीबें खोजते हैं। अगली बार में नई खोज होगी बेईमानी की, तो हम पकड़ ही नहीं सकते, क्या करेंगे। एक सवाल और सर आपसे कि कहते हैं कि पुराने जो लोग नेता हैं वो किसी नए लोगों को राजनीति में आने नहीं देते हैं, क्या ये बात सही है? इस पूरी बरेली में मुझसे ज़्यादा नेता किसी ने नहीं बनाए। अच्छा। मेरे अपने गांव में मेरे साथ में 2 और MLA रहे। एक तो मुझी से लड़ गया था, लेकिन मैंने सबसे पहले उसे जिला पंचायत का चेयरमैन बनाया था। केशर सिंह नाम सुना हाँ, होगा। सुना है। एक वीरेंद्र सिंह भोजीपुरा से MLA मेरे कजिन ब्रदर थे, वो भी मेरी ही जात थे। तो ये बात आप पे लागू नहीं होती है? ना, मैं बताते रहा, मुझसे ज़्यादा नेता किसी ने बनाया ही नहीं। मुझसे बड़ी टीम नवाबगंज में किसी के, पूरे बरेली में नहीं है किसी के पास। अच्छा। मेरे पास टीम इतनी, यानी ऐसे कई नेता हैं जो MLA का छोड़ के पद को और बाकी सारे पदों पर हैं। अगर आप नेता नहीं होते तो और क्या बनते? ये तो वैसे ईश्वर जाने। हाँ। वैसे मेरी भी डॉक्टर बनने की बड़ी मर्जी थी लेकिन बन नहीं पाया। बना दिया आपने। नहीं, मैंने इस क्षेत्र में बहुत काम किया जी। और वैसे भी इसी में नहीं, मेरा तो एक ही सोच था कि मेरे बेटे बेटी पढ़ जाएं और ऊंचाइयां छुएं। जी, जी। मेरे यहाँ के बेटे बेटी भाभा फंडामेंटल रिसर्च सेंटर, जो इस दुनिया, वो हिंदुस्तान का ही नहीं आधी दुनिया का माना हुआ सेंटर है। इसरो, इसमें सब में मेरे यहाँ के बच्चे हैं। अच्छा। यानी बड़े बड़े संस्थानों में PCS, IAS वगैरह सब वैज्ञानिक सब हैं नवाबगंज में। तो जबरदस्त, तो वो मेरी मुराद पूरी हो गई। एक और सोचता था कि एक कॉलेज इस देश को ऐसा दूं जी कि हर साल 100 बच्चे देश को समर्पित होने वाले निकले, लेकिन वो कर नहीं पाया। हिलगा रहा अन्य कामों में, सामाजिक उसमें ही। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की भी बात चली थी आपके टाइम में। हाँ, वो माननीय अखिलेश जी की घोषणा है कि बरेली में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनेगी। बिलवा फार्म स्थान भी दिया है उसमें, और वो इसलिए वो भी मेरी डिमांड थी। मैंने कि सर बहुत आवश्यक है, यहाँ से आगरा, मेरठ है ही नहीं कहीं बीच में, या फिर कानपुर। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कि बरेली बहुत सेंटर का प्लेस है और आप यहाँ एक यूनिवर्सिटी। मैंने तो कॉलेज के लिए कहा था, जी जी। डिग्री कॉलेज के लिए। बोले डिग्री कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी बनवाओ। तो मैंने इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं। अखिलेश जी का भी मन बहुत ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड। इतना बड़ा मन है, वो कभी छोटी बात नहीं सोचते। विकास के मामले में अगर आप उनके बारे में याद करें उनकी बातें, वो तो हम लोग जिस प्रवेश के हैं वो अपना गान नहीं गाते। यानी जंग तो लड़ना जानते हैं, जीतना भी जानते हैं, लेकिन अपना गान नहीं। लेकिन उन पर सर आजकल ये इल्ज़ाम है कि अगर बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है तो वो जाति की राजनीति कर रहे हैं। ऐसा है, ये क्या कह ले, और पब्लिक इनकी बात को सुन लेती है। मैं इसी पे एक आपसे ही कहना चाहिए, बता के क्वेश्चन के रूप में माने जी। जब योगी जी मुख्यमंत्री बन गए तो बहुत बड़ी चर्चा बीजेपी में थी कि इनके रुजूम में 12 से 17 तक जितनी नियुक्तियां हुई हैं, अधिकांश उसमें यादव लोग हैं।
और विभागवार पूरे उत्तर प्रदेश के ऑफिसों की ढूंढाई की, कहना चाहिए कितने कितने किस विभाग में और कौन कौन लगा है। तो मालूम पड़ा कि यादव पहले नंबर पे नहीं था, पहले स्थान पे कुर्मी थे। अच्छा, तो कैसे करके उनने यादवों को सब मौके दे दिए। लेकिन सर अगर थोड़ी देर के लिए बात मान भी और लें- वो बात इनने गोल कर दी। हाँ। इनने फिर नहीं, पहले तो कहा कि सब यादव भर्ती हो गए, लेकिन बाद में फिर वो उस बात को खत्म कर दिया। लेकिन एक सवाल और आता है कि अगर मान लें थोड़ी देर के लिए कि यादव जब आते हैं, जब सरकार आती है तो यादव उसमें होते हैं, लेकिन आज जो है आज सब जगह ठाकुर बैठे हैं। ठाकुरों की नहीं बात, पंडितों की नहीं बात, वैश्यों की नहीं, जी, यानी अपर क्लास जिसे बोलते हैं हम लोग समाज की व्यवस्था में, उच्च जाति के लोग। जी, तो ये वो व्यवस्था लाना चाहते हैं कि सत्ता तो हम लोगों की है, ये लोग कैसे बैठ जाते हैं। असली बात ये है, अखिलेश जी की सरकार में तनहा, गरीब व्यक्ति, नारी, यानी सारी बड़े, हिंदू हो मुसलमान हो। एक बात मैं और याद आ गई मुझे, जी, मैंने एक बात और पढ़ी थी एक जगह, जब देश आजाद हो गया और संविधान की तैयारी होनी शुरू हो गई, तो इन्हीं के एक बहुत बड़े नेता ने, हिंदुस्तान स्टेटस का, उसने कहा कि यदि जिस सरकार में बैकवर्ड, अनुसूचित और मुस्लिम्स को बराबर का हक दिया जाएगा, ऐसी आजादी से हम 1000 वर्ष की गुलामी मंजूर है। मैं अच्छा, तो ये भी थीम ही नहीं की है, ये बात लिखी हुई है 1949-50 की। लेकिन लोग हिंदुस्तान के पता नहीं क्या हो गया है, इन बातों पर विचार नहीं करते कि इनकी थीम क्या है, ये सरकार के माध्यम से चाहते क्या हैं। ये सबको तनहा करना चाहते हैं, अच्छा सर, गरीब हो जाएं। हाँ सर, जब 2022 में आपकी सरकार सत्ता में नहीं आ पाई तो लोग ये कहते हैं इसकी वजह ये रही कि जब सपा सरकार आती है तो गुंडागर्दी ज़्यादा हो जाती है। बरेली का कौन सा थाना ऐसा है जिसमें बीजेपी ने थाने में घुसकर तांडव नहीं किया, लोगों को मारा नहीं, तोड़फोड़ नहीं की? मुझे कोई बता दे, मेरी बात का जवाब दे दे इस बात का। कोई थाना ऐसा नहीं है जिसमें बीजेपी के लोगों ने तोड़फोड़ ना की हो। और हमारी बात बता दे, कहना चाहिए हमने कौन सा थाने में तोड़फोड़ की है। तो गुंडे हमें ये हैं, कहते हैं खाली प्लाट होता है उस पर कब्जा कर लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं? आज की तारीख में तो देखो क्या हो रहा है। आज की तारीख में तो कुछ है ही नहीं। हम तो नवाबगंज की बात बता रहे हैं, पूरा नवाबगंज की कोई 2 इंच जमीन भी बिकेगी तो बगैर हिस्सा दिए नहीं बिक सकती है। हम लोगों को बदनाम करते हैं। हम लोग लोहिया परिवार के हैं, यानी लोहिया परिवार से संबंधित है हम लोगों का। जैसे लोहिया उनने पूरी जिंदगी, कहना चाहिए, समाज के लिए दे दी थी। अच्छा, नेताजी जी, का स्वर्गवास हुआ, आज तक किसी नेता के अंतिम संस्कार में इतनी भीड़ इकट्ठी हुई, इतने हेलीकॉप्टर और इतने जहाज आए? क्यों आए? लोकप्रिय नेता थे। लोकप्रिय नेता थे, लेकिन कोई छोटे परिवार का नेता बन जाए तो ये उसे हमेशा डिमोरलाइज करते रहते हैं और उसे आगे नहीं बढ़ने देते। तो जो नेताजी में गुण थे, क्या अखिलेश जी में वही गुण है? नहीं, ऐसा है, गुण सब में एक बराबर नहीं होते। किसी में कोई बात ज्यादा होती है, किसी में कोई बात ज्यादा होती है। ये कोई तुलना का विषय नहीं है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अखिलेश जी का जो रुजूम रहा है वो किसी मुख्यमंत्री का, कहना चाहिए, इतना काम किसी मुख्यमंत्री के रुजूम में नहीं हुआ होगा। और जो चाहे वो हमें बेटा बुला ले और हमसे बहस कर ले। जनता क्यों नहीं समझ रही फिर सर? अब एक बात सोचिए, जी, इन पढ़े लिखे, बहुत होशियार धूर्तों की बात, गैर पढ़ा लगा, गांव परिवेश से जुड़ा हुआ व्यक्ति, जिसके पास कुछ है ही नहीं, जिसके पास सोचने के लिए कोई बताने वाला नहीं, तो कैसे करके कहना चाहिए? उन्हें तो बेवकूफ़ बना के वोट ले लेते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। जब आपने राजनीति के क्षेत्र में आए, छात्र राजनीति से आपने शुरू करा, तो आपके परिवार में क्या ये कहा कि ये किस फील्ड में जा रहे हो, पढ़ो लिखो कुछ और करो?
तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि मैं छात्र राजनीति करते हुए भी मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। हालांकि मैं जेल भी गया छात्र राजनीति में एक बार, अच्छा। लेकिन गलत काम कोई नहीं किया। वो बहुत बड़ा आंदोलन कर दिया था, पूरे बरेली के सारे कॉलेज के बच्चे इकट्ठे हो गए थे और बड़ा, तो प्रशासन के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि नेताओं को, करीबन 60-70 नेता हम लोग जेल भेज दिया था। नहीं तो ये रोज ऊँट हम काटेंगे, तो कई दिन बाद कहना चाहिए छोड़ा था। अच्छा। तो ये तो एक स्वाभाविक बात है। जहाँ तक परिवार को कुछ नहीं है, एक बात हमारे पिताजी ने जरूर कही थी, बेटे इस परिवार की बहुत पहले से बड़ी इज्जत रही है और हम चाहेंगे कि हम लोगों की इज्जत में कोई दाग ना लगे। जी जी। तो हमने, पिताजी बहुत समय हो गया आपके साथ रहते रहते, कभी आपको लगा कि भगवत नालायक है? बोले नहीं, कभी नहीं लगा। तो हम तो बड़ी विषम परिस्थितियों में राजनीति की, जी जी, और ना पैसा टिका था। आज तक हमने अपने पास से इलेक्शन में 1 रुपया खर्च नहीं किया और किसी से कभी चंदा नहीं मांगा। अच्छा। कभी नहीं। लेकिन लोग चाहने वाले इतने हैं, सेवा करते हैं तो लोग सोचते हैं कि ऐसा आदमी जीत जाए, तो वो जिताने के लिए हर काम करते हैं, पैसे से लेके और वोट देने और दिलवाने तक का। जी जी। तो बात शुरू हो गई, लेकिन रुचि कभी नहीं। जी। हमारे मित्र योगेश जी बैठे हैं आपके इस जगह, तो वो जानते हैं, कहना जी हम रोज कह लेते होंगे अब राजनीति छोड़े दे रहे लेकिन सब यही कहते हैं कि आप जैसे लोग। हमने एक बार मानवर संतोष जी से एक बात पे हल्की सी वाद विवाद हो गया था। जी। एलडीवी का चुनाव था और हमें लगा कि हमें मूर्ख बना रहे हैं, तो हम उनसे 2-4 बातें कह दी और हमने घोषणा, यानी अपने लोगों से कह दी हमने, ये कल से हम राजनीति नहीं करेंगे, ऐसे बेवकूफ़ बनाया जाएगा तो कैसे काम चलेगा। चुनाव था तो टिकट बांटने की बात थी, उनने हमारे ऊपर डाल दिया कि वो नहीं दे रहे हैं, जबकि ऐसा था नहीं। हम प्रभावशाली तो शुरू से रहे, बहुत ज़्यादा, जहाँ रहे वहाँ प्रभावशाली रहे। तो हमने रात को 12 बजे अमर उजाला टेलीफोन किया। अच्छा। उसमें अनुपम मार्कंडे थे और हमारे बड़े अच्छे मित्र थे। तो हमने उनसे कहा जी कि आप हमारी तरफ से एक स्टेटमेंट छाप दीजिए, और ये बात है 97 या 98 की है, 1997-98 की। अच्छा। 96 की भी हो सकती है। तो बोले क्या कह रहे हो वो विधायक जी? तो हमने जो हम कह रहे हैं वो छाप दीजिए। मन बहुत खराब था। तो बोले नहीं, मैं नहीं छापूंगा, और एक कसम दे रहा हूँ किसी दूसरे पेपर को फ़ोन मत करना। अच्छा। तो हम उनसे काफ़ी, हम लोगों में वाद विवाद होते रहे। बोले नहीं, अगर आपको देना है तो देना, लेकिन पहले बैठकर डिस्कस होगा। तो उन्होंने सब काम छोड़ दिए, जबकि प्रेस का बहुत ही मेन समय होता है वो काम करने का, 11 बजे से 1 बजे तक। तो बोले हम 4 मित्र हैं, उन्हें नाम भी लिए, उसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ। जी जी। बोले पहले हम लोग बैठ लेंगे चारों और उसके बाद में तय करेंगे, तो कहना चाहिए, उसके बाद में होगा ये काम। तो हमने चलो भाई, नहीं कहते, नहीं कही। फिर वो बैठे एक दिन जल्दी ही, तो सब ने समझा लिया, लेकिन हम माने नहीं। हमने नवाबगंज के मित्रों से कहा, हम नहीं, बस। तो पहले तो वो 1-1, 2-2 करके आते रहे। एक दिन 30 लोग इकट्ठे आए जी। शाम को 4 बजे, और हमारे घर पे एक ऊपर छत पे एक हॉल है, उसमें बैठ गए 300 लोग। मीटिंग शुरू हुई 4 बजे।
रात को खाना भी वहीं बैठे बैठे मीटिंग में ही खा लिया सबने। और सुबह 10 बजे मीटिंग खत्म हुई, बोले राजनीति नहीं छोड़ोगे, अच्छा। पार्टी छोड़ दो। पार्टी छोड़ दो। ये बात है 2000 की। अच्छा। तो ये तय हुआ कि पार्टी छोड़ी जाएगी। और वहीं ये भी तय कर लिया कि 100 कुछ लोगों को इन्हें बुलाओ और सब लोग नवाबगंज बैठ के फिर सलाह मशवरा करें क्या करना है। लेकिन बहुत सारे लोग आ गए उसमें। बुलाया था 100 कुछ लोगों को, लेकिन लोग इकट्ठे, जिसने सुना वो आ गया, हमसे प्रेम करता था। अच्छा। 10,000 आदमी इकट्ठा हो गया। 7 घंटे मीटिंग चली। डाइस पे 103 लोग, वो 307 लोग बोले। और उसके बाद में हमने घोषणा कर दी, हमने बीजेपी छोड़ी और घर चले आए। अच्छा। और रात में सारे पार्टियों के अध्यक्ष और नेता पूरी रात सोने नहीं दिया। दूसरे दिन सवेरे वो सपा ज्वाइन कर ली। बहुत अच्छी बात आपसे हुई और बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी इतना लंबा राजनीतिक जीवन है कि बहुत कुछ और कहने को है, तो फिर कभी अगले कार्यक्रम में आपसे और बात करेंगे। तो आपने देखा कि कितना लंबा राजनीतिक सफ़र तय किया है और इतनी सरलता के साथ किया है। राजनीति खुद नहीं करते, लोग आग्रह करते हैं कि आप करते रहिए। टिकट खुद नहीं मांगते, टिकट भी खुद चलकर आ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।